हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्यूएसबी यानी कि क्वांटिटी ऑफ सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और ये हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मृदा का कटाव करते हैं, यानी कि मृदा का कटाव हम कब करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जब एनएसएल यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल जो है वो फॉर्मेशन लेवल से अधिक होगा, यानी कि जो हमारी भूमि की सतह है वो फॉर्मेशन लेवल से जो है ऊंची होगी, तब वहाँ पे हम लोग जो है मृदा का कटाव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृदा मृदा का भराव करते हैं, यानी कि मृदा का भराव कब करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि जब एनएसएल यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल जो है हमारे फॉर्मेशन लेवल से नीचे यानी कि कम होगा, तब वहाँ पे जो हम लोग मृदा का भराव करते हैं। अब कह रहा है कि भूमि की 15 सेंटीमीटर तक कटाई सफाई गड्ढा भराई की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि जो भूमि की 15 सेंटीमीटर तक जो कटाई सफाई और गहराई की प्रक्रिया वह सतह डरेसी यानी कि सरफेस डरेसी कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सड़क पर मृदा भराव के लिए सड़क के बगल में खोदे गए चौकोर गड्ढों को कहा जाता है, यानी कि जो हमारे सड़क के समांतर जो गड्ढे खने जाते हैं चौकोर, उन्हें जो हम लोग बैरोपिट्स कहते हैं उन गड्ढों को। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे देखिए है कि बैरोपिट्स की गहराई होनी चाहिए, यानी कि बैरोपिट की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा 30 से जो है 60 सेंटीमीटर जो है, यानी कि जो हमारे बैरोपिट यानी जो गड्ढे खोदे जाते हैं सड़कों के बगल में वो जो है 30 सेंटीमीटर से जो है 60 सेंटीमीटर तक गहरे खोदे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा यहाँ पे देखिए है कि बैरोपीट सड़क से कितनी दूरी पर होना चाहिए, यानी कि जो बैरोपीट है वह सड़क से हमारा थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास रहेगा तो दिक्कत होगी, तो सेटलमेंट हो सकता है। तो ये होगा जाएगा हमारा 5 मीटर की, यानी कि 5 मीटर जो है सड़क के समांतर और 5 मीटर की दूरी पे जो है हमारा बैरोपीट होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा यहाँ पर है कि मृदा कार्य के आयतन को निकालने की प्रमुख विधियां हैं। तो देखिए, मृदा कार्य का जो आयतन है उसको निकालने की हमारी जो पहला मेथड है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड है, दूसरा है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, तीसरा है मिड सेक्शनल एरिया मेथड और चौथा है प्रिस्मोडियल मेथड, यानी कि जो ये चारों मेथड जो है हम लोग जो है मृदा का आयतन निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला यहाँ पर दिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, तो उसके लिए जो हमारा सूत्र होता है वी बराबर होता है बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर इंटू यल होता है। यल जो है इसकी लंबाई होती है, बी चौड़ाई है और डी गहराई और यस जो हमारा ये स्लोप होता है। और दूसरा जो हमारा दूसरा मेथड था मेन, जो हमारा दूसरा यहाँ पे देखिए जो दूसरा मेथड यहाँ पे हमारा दिया है कि मेन सेक्शनल एरिया मेथड, तो उसके लिए जो हमारा आयतन का यहाँ फार्मूला वी बराबर होता है वॉल्यूम बराबर होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपान 2 इंटू यल, यानी कि पहली एरिया प्लस दूसरी एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद जो है उसका उसका एवरेज लेकर यल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगला जो तीसरा हमारा था मिड सेक्शनल एरिया मेथड, उसका होता है वी बराबर यानी आयतन बराबर होता है बी इंटू डी सफिक्स में एम प्लस यस डी सफिक्स में एम का स्क्वायर इंटू यल, यानी कि यहाँ जो डी एम हमारा लिया जाता है यानी कि डी मिड लिया जाता है वो D1 प्लस D2 का जो है एवरेज लिया जाता है। अगला हमारा जो प्रिज्मोडियल होता है, प्रिज्मोडियल का जो हमारा फार्मूला देखिए दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4 AM, यानी AM जो होता है AM बराबर हम बात कर लें AM बराबर तो हो जाएगा A1 प्लस A2/2 कर देंगे तो हमारा जो है AM निकल के यहाँ पर आ जाता है। और दूसरा हमारा यहाँ पे देखिए उसका फार्मूला होता है कि L/3 A1 प्लस AN का मतलब लास्ट वाला होता है, जो लास्ट वाला हमारा क्षेत्रफल होता है, अब प्लस 4A2 प्लस A4 प्लस AN-1 तक होगा, और प्लस उसके बाद 2A3 प्लस A5 प्लस AN-2 तक, यानी कि ये जो हमारा है ये फोर्स का मल्टीप्लाई हम सम के साथ करेंगे और जो है यानी कि सम के साथ करेंगे, और जो इसका 2 का मल्टीप्लाई है हम लोग विषम यानी कि हम कर सकते हैं कि ऑड के साथ करेंगे, और जो 4 का मल्टीप्लाई है वो जो हम लोग इवन के साथ करेंगे। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि
किसी छड़ का भार केजी प्रति मीटर में ज्ञात करते हैं। यानी इसके लिए जो हमारा फार्मूला यूज करते हैं d²/162 से जो है हम किसी भी छड़ का जो है केजी प्रति मीटर में भार ज्ञात कर सकते हैं। और जो यहाँ पे हमें किस मतलब उसकी जो हमारी कोई भी किसी भी यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सीधे केजी पर मीटर में जो उसका भार होता है वो भार यहाँ पे हम लोग को ज्ञात कर लेते हैं d²/162 से जो है। यहाँ पे डी हमारा जो होता है वो डाया होता है, जो हमारे छड़ होता है उसका जो है डाया होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि सीमेंट की डेंसिटी ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट का डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है वो होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब जो होता है सीमेंट का घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है कि एक बोरी सीमेंट का आयतन होता है। तो जो एक बोरी सीमेंट होती है उसका हमारा आयतन होता है 0.03472 मीटर क्यूब जो है एक बोरी सीमेंट का आयतन होता है। अगर यही हमसे पूछ दे कि एक बोरी सीमेंट का आयतन लीटर में होता है तो लीटर में हमारा होता है 34.72 लीटर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है कि एक बोरी सीमेंट का भार होता है। तो एक बोरी जो सीमेंट होती है उसका भार जो हमारा 50 केजी होता है। अगला है कि 1 मीटर क्यूब में कितने बोरी सीमेंट होती हैं। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर देखें यहाँ पे जो इसका हमने इससे पहले एक बोरी सीमेंट का जो है आयतन देखा उसके हिसाब से अगर देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10वां था कि एक बोरी सीमेंट का आयतन इस हिसाब से निकालेंगे तो हमारा जो हमारा सीमेंट है 1 मीटर क्यूब में वो निकल कर आती है 28.8 बोरी। लेकिन उससे हम लोग जो है लगभग 30 बोरी जो है मान के चलते हैं कैलकुलेशन के समय। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां है कि डेंसिटी ऑफ सैंड होता है यानी कि सैंड की डेंसिटी होती है सैंड का घनत्व। तो जो सैंड का घनत्व होता है वो 1680 केजी पर मीटर क्यूब होता है सैंड का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 14वां हमारा है कि ब्रिक वर्क में यानी कि ईंट चिनाई में ब्रिकों की संख्या यानी कि जो हम ब्रिकों के कितना नंबर ऑफ ब्रिक जो हमारे होते हैं उसके निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ ब्रिक बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क अपान में जो है वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। यानी कि जितना हमारा काम जो हो चुका है उसका वॉल्यूम निकाल के अगर हम एक ईंट के वॉल्यूम से जो है डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाते हैं। हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 15वां है कि ब्रिक की मोल्डर साइज यानी कि जिससे हम लोग मॉड्यूलर साइज जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड साइज भी कह सकते हैं जो होती है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड साइज होती है यानी कि मॉड्यूलर साइज जो होती है 19x9x9 सेंटीमीटर होती है। सारी यूनिट जो है 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे है कि ब्रिक की नॉमिनल साइज का मतलब चिनाई सहित साइज होती है। तो चिनाई सहित साइज जो होती है 10x10 सेंटीमीटर होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां कि फ्रॉग की साइज होती है यानी कि जो फ्रॉग यानी कि जो ऐसे ईंट हमारा बना है तो उसके बीच में ऐसे जो दिल्ला होता है जो हमारी जो है अब दो ईंटों के बीच की पकड़ को जो है मजबूत करता है तो उसकी साइज होती है। तो उसकी साइज जो होती है 10x4x1 सेंटीमीटर होती है। अगला है कि ब्रिक की ट्रेडिशनल साइज यानी ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो साइज होती है वो होती है हमारी कि 22.9x11.4x7.6 सेंटीमीटर। सारी यूनिट इसमें जो है सेंटीमीटर में आती है। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट कार्य के लिए जो है कंक्रीटिंग कार्य हम करेंगे तो सूखी अवस्था में कितनी कंक्रीट की आवश्यकता होती है। अगर 1 मीटर हमें कंक्रीटिंग का मान लीजिए अगर हमें 1 मीटर जो है गीली कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए कितनी सूखी कंक्रीट की आवश्यकता होगी। तो वो होती है कि वो अगर 1 मीटर बनाना है 1 मीटर क्यूब बनाना है तो उसके लिए 1.52 मीटर क्यूब जो है सूखी कंक्रीट की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा है कि 1 मीटर क्यूब में ईंटों की संख्या चिनाई सहित होती है। तो चिनाई सहित हमारी 500 ईंटें लगती हैं। और अगला क्वेश्चन यहीं पे देखिए है कि एक बिना चिनाई के 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटों की संख्या कितनी होगी। यानी बिना चिनाई किए वहाँ पे चिनाई करेंगे तो 500 हो जाएगी क्योंकि उसमें कुछ मसाले का भी जो हमारा आयतन जो है ऐड होता रहेगा। लेकिन जब हम उसमें मसाला नहीं लगाएंगे यानी कि बिना मसाला करेंगे तो जो हमारी स्टैंडर्ड ईंटें होती हैं स्टैंडर्ड ईंटों की बात हो रही है तो वो हमारी जो आती है 649 ईंटें आती हैं 1 मीटर क्यूब में बिना चिनाई की। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1 मीटर क्यूब
ईंट चिनाई के लिए सूखे मसाले की आवश्यकता होती है, यानी ईंट चिनाई का कार्य अगर करना है आपको 1 मीटर क्यूब 1 घन मीटर, तो उसके लिए कितने सूखे चिना मतलब सूखे मोटार की कितनी आवश्यकता होती है, तो वो जो हमारा सूखा मसाला होता है उसका 0.3 मीटर क्यूब जो है सूखे मसाले की आवश्यकता होती है 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 24वां हमारा है कि प्लास्टर के लिए 1 मीटर क्यूब गीला मसाला बनाने गीला मसाले के लिए सूखा मसाला लेंगे, तो जो हम सूखा मसाला की मात्रा लेंगे 1.6 मीटर क्यूब जो है सूखा मसाला लेंगे। एक हमारा क्वेश्चन है कि एक ट्रक में लगभग कितनी ईंटें आती है, तो एक ट्रक में जो हमारी 4000 ईंटें लगभग आती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26वां कि एक मिस्त्री एक दिन में, देखिए यहाँ पे एक मिस्त्री एक दिन में सीमेंट मोटार से नींव में ईंट चिनाई का कार्य करेगा, तो जो एक मिस्त्री है जो अगर सीमेंट मोटार से कर रहा है तो 1.25 मीटर क्यूब जो है वो कार्य करेगा एक दिन में एक मिस्त्री। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक मिस्त्री एक दिन में सीमेंट मोटार से सुपर स्ट्रक्चर यानी कि फाउंडेशन से अब ऊपर की बात हो रही है तो में ईंट चिनाई का कार्य करेगा, तो जो अगर सीमेंट मोटार से कर रहा है तो सुपर स्ट्रक्चर में जो है 0.1 यानी कि 1 मीटर क्यूब जो है ईंट चिनाई कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन 28वां है कि एक मिस्त्री एक दिन में मिट्टी यानी कि मड मोटार अगर हम गारे गारे से जोड़ैया कर रहे हैं तो उस जो है न्यू में ईंट चिनाई का कार्य करेगा, यानी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो वहाँ पे जो है 1.5 घन मीटर जो है कार्य करेगा, यानी 1.5 घन क्यूबिक मीटर जो है वो कार्य करेगा एक मिस्त्री। अगला है कि वही वही क्वेश्चन हमारा वैसा ही है कि हनीकम ब्रिक वर्क में एक मिस्त्री एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो हनीकम ब्रिक वर्क में जो है वो 5 मीटर स्क्वायर करेगा। और सीमेंट कंक्रीट वर्क यानी कि अगर सीमेंट कंक्रीट वर्क है तो एक मिस्त्री एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो वो करेगा हमारा 5 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 30वां हमारा देखिए यहाँ पर है कि 2.5 सेंटीमीटर अगर थिकनेस की कंक्रीट फ्लोर है, देखिए यहाँ पे अगर 2.5 सेंटीमीटर का थिकनेस का अगर कंक्रीट फ्लोर वर्क है तो एक मिस्त्री एक दिन में जो है 7.5 मीटर स्क्वायर जो है कार्य को करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32वां कि 12 mm थिक प्लास्टर यानी कि जो 12 mm मोटाई का अगर प्लास्टर कर रहा है, प्लास्टर की मोटाई जो है 12 mm 15 mm और जो है 20 mm रखी जाती है, तो अगर वो 12 mm का जो है प्लास्टर कार्य कर रहा है तो एक मिस्त्री एक दिन में जो है 10 मीटर स्क्वायर कार्य करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33वां है कि बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार किया जाता है, तो बार बेंड कहने का अर्थ है कि बार बेंडिंग जो शेड्यूल है वो क्यों तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्टील कार्य की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग जो है बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो जो हमें पता होने चाहिए कि देखिए यहाँ पे जो कंट्रक्टर प्रॉफिट यानी कि ठेकेदार का लाभ होता है वह टोटल कास्ट का 10% होता है। वाटर चार्ज जो होता है वो टोटल कास्ट का 1.5% होता है। और वाटर चार्ज इंक्लूडिंग सैनिटेशन यानी सैनिटेशन के साथ अगर वाटर चार्ज है तो वो 8% यूज होगा। और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसके लिए जो है 8% यूज होगा। और और 5वां पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फैंस यानी कि जो पंखे चलाए जाते हैं उसके लिए जो है टोटल कास्ट का 4% होगा। और डिपार्टमेंटल चार्ज जो होता है जो हम डिपार्टमेंट को चार्ज देते हैं वो टोटल कास्ट का 10% डिपार्टमेंटल चार्ज होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35वां क्या कह रहा है कि किसी प्रोजेक्ट में लगने वाली टोटल कास्ट कहलाती है, यानी कि जो किसी प्रोजेक्ट में जो हमारी जो टोटल कॉस्ट लगती है उसे हम लोग जो है ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि स्टाफ स्टाफ जो कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं यानी जिनकी ज़रूरत होती है उन पर खर्च होने वाली कॉस्ट कहलाती है। तो जो हमारे स्टाफों पे यानी कि जितने भी हमारे लेबर मिस्त्री जो भी हैं उन पे खर्च होने वाली जो कास्ट होगी वो जॉब ओवरहेड जो है कॉस्ट कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37वां देखिए है कि किसी प्रोजेक्ट में टेलीफोनिक बिल्स यानी टेलीफोन का बिल ट्रांसपोर्टेशन तथा सैनिटरी पर खर्च होने वाले जो स्टेशनरी पे जो खर्च होने वाली जो कॉस्ट होती है वह कहलाती है, तो वो हमारी कहलाती है जर्नल ओवरहेड। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 38वां यहाँ पे क्या है
कि वर्तमान समय में किसी प्रॉपर्टी के मूल्य की गणना करना कहलाता है। यानी कि वर्तमान समय में जब हम किसी प्रॉपर्टी का अगर मूल्य की गणना करते हैं तो वो कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा वैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। अब देखिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यानी मूल्यांकन कब आवश्यकता पड़ती है? पहला बेचने के लिए, टैक्स देने के लिए, गिरवी रखने के लिए, रेंट तय करने के लिए, यानी इन सब चीज़ों पे जो है हमारी कुछ ज़रूरतें जहाँ पे हैं जो है इनकी इसी वजह से जो हमें मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 40वां हमारा देखिए यहाँ पे है कि किसी वैल्यूएशन किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? तो जो वैल्यूएशन है वो मांग आपूर्ति सिद्धांत, यानी मांग का मतलब होता है कि डिमांड, आपूर्ति मतलब सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पे सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। यदि आपको कुछ खरीदना है और किसी को कुछ बेचना है तभी जो है वैल्यूएशन उसका होता है। यानी कि जो वैल्यूएशन का सिद्धांत है वो डिमांड और सप्लाई पर जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है किसी संपत्ति की सभी स्रोतों से, देखिए किसी संपत्ति की सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें कोई वैध खर्च न घटाया गया हो कहलाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं सकल यानी कि ग्रॉस इनकम। जितनी भी हमारी इनकम, मान लीजिए कोई आपकी बिल्डिंग है उसे आप रेंट पे दिए तो उससे जितनी भी इनकम आपकी होगी वो कहलाएगी ग्रॉस इनकम। और कहता है अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 42 किसी संपत्ति पर होने वाला वैध खर्च कहलाता है। यानी कि अगर आपकी कोई संपत्ति है तो उस पर आप जो है जैसे मान लीजिए बिजली का रेंट देंगे और ये सारी चीज़ें जो देंगे तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो खर्च क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं वास्तविक खर्च, यानी आउट गोइंग, उसे कहते हैं आउट गोइंग, हिंदी में होता है वास्तविक खर्च। क्वेश्चन नंबर 43वां कि ग्रोस इनकम में से, यानी कि जितनी टोटल आपकी इनकम हो रही है उससे आउट गोइंग, यानी कि जो आप जो है वास्तविक खर्च, यानी कि मतलब वाटर के लिए और जो कर सकते हैं कि बिजली के लिए, और आप अगर चौकीदार रखें तो उसके लिए, इन सब चीज़ों को जो है हम लोग आउट गोइंग करते हैं। यानी कि यानी ग्रॉस इनकम में जितनी आपकी कमाई हो रही उसमें से आउटगोइंग को घटाने पर बची हुई राशि कहलाती है। तो वही हमारी जो राशि कहलाती है वो नेट इनकम यानी कि शुद्ध आय होती है। किस इनकम पर टैक्स लगता है? तो जो हमारा टैक्स लगता है वो हमेशा नेट इनकम पे लगता है, ग्रॉस इनकम पे कभी टैक्स हमारा नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है 35वां कि किसी संपत्ति की लागत का समयबद्ध किस्तों में भुगतान करने की राशि कहलाती है। यानी कि जब हम लोग कोई अगर संपत्ति लिए हैं और जो उस पर क्या करते हैं, कोई किसी किस्त बनवा लेते हैं कि हाँ जो है हम इतना जो है पेमेंट हर साल या फिर हर महीने करेंगे, तो वो हमारी कहलाती है यूनिटी यानी जिसे हम लोग कहते हैं वार्षिकी। कह रहा है मांग आपूर्ति, यानी कि सब डिमांड सप्लाई के साथ, यानी कि मांग आपूर्ति के साथ बदलने वाला मूल्य है। तो वो होता है हमारा मार्केट वैल्यू, यानी कि बाजार मूल्य। यदि कोई चीज़ अगर बाजार में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है और उसकी जो डिमांड है कम है, यानी कि जो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है और डिमांड उसकी कम है, तो मार्केट वैल्यू जो है यानी कि उसका जो मार्केट वैल्यू है बाजार मूल्य वो घट जाएगा। और यदि किसी चीज़ की कमी है यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसका जो है बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से यही क्वेश्चन 46वां हमारा क्वेश्चन है कि मांग आपूर्ति के साथ बदलने वाला मूल्य, यानी कि हमेशा जो मार्केट वैल्यू है वो मांग और आपूर्ति के समय यानी सप्लाई और डिमांड के साथ जो है घटता बढ़ता रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47वां है कि आयु बीतने पर संपत्ति के मूल्य में आई कमी कहलाती है। यानी कोई संपत्ति है और जो आयु घट गई तो वो जो आयु यानी कि जब उसकी आयु बढ़ने लगती है तो यानी कि ज़्यादा समय की हो जाती है तो जो उसके मूल्य में कमी आती है वो हमारी कहलाती है डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास उसे कहते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 48वां कि किसी संपत्ति के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ओरिजिनल उस पर खर्च किया गया था में से अगर डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को घटाने के बाद का मूल्य कहलाता है, तो वह मूल्य हमारा कहलाता है बुक वैल्यू, यानी वही मूल्य जो हमारा जो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उस पर किया गया था किसी किसी संपत्ति पे, उस पर जो है डिप्रिसिएशन यानी कि जो मूल्य ह्रास हम घटा देंगे तो जो हमारी वैल्यू बचती है वही कहलाती है बुक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 49वां किसी संपत्ति का सरकारी अभिलेख दर्ज मूल्य कहलाता है। यानी कि हमारा जो हमारा अगर मान लीजिए कोई भी
बिस्किट वगैरह का पैकेट देखेंगे तो उस पे जो है लिखा होता है कर सहित मूल्य, यानी कि उस जो सरकारी अभिलेख द्वारा जो दर्ज किया हुआ मूल्य होता है वो कहलाता है असेस्ड वैल्यू। असेस्ड वैल्यू का मतलब होता है अंकित मूल्य, जो उस पे जो है छपा होता है, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में जो मूल्य छपा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 50वां है कि किसी संपत्ति की आयु के अंत पे जो खड़ी स्थिति में रह जाता है कहलाता है, यानी कि अगर जब तक हमारी जो है ये गिरी नहीं है, ये खड़ी अवस्था में है, लेकिन वो जो है उसका जो है अंतिम सीमा, यानी कि जो उसका लाइफ टाइम वो खत्म हो चुकी है, तो उस समय वो कहलाती है साल्वेज वैल्यू, नहीं कबाड़ मूल्य। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी भवन के गिर जाने पर जो उसका मूल्य रह जाता है, यानी कि जब भवन जो है गिर गया तो उस समय जो उसका मूल्य होता है वो कहलाता है स्क्रैप वैल्यू, यानी मलबे का मूल्य। उस समय कबाड़ अगर वही खड़ी रहती तो हमारा कहलाता है कबाड़ मूल्य, यानी कि इससे पहले हमने देखा कि अगर संरचना खड़ी थी तो वो कहलाती थी कबाड़ मूल्य, यानी साल्वेज वैल्यू। अगर वही संरचना जब हमारे यहाँ पे जो है गिर गई तो गिर जाने के बाद जो उसका मूल्य रह जाता है वो कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। अब कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू निर्माण लागत का कितने प्रतिशत लिया जाता है, यानी कि जो हमारा स्क्रैप वैल्यू होता है वो निर्माण लागत का हमेशा जो है 10% जो है स्क्रैप वैल्यू को लिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि किसी भवन या संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए जो धनराशि एकत्रित की जाती है कहलाती है। तो वह यानी कि जैसे हमारा कोई संरचना है, अगर उसको पुनर्निर्माण के लिए जो हम लोग धनराशि एकत्रित करते हैं धीरे धीरे, तो वो कहलाती है हमारा सिंकिंग फंड, यानी कि शोधन निधि। अगला है कि सिंकिंग फंड टोटल लागत का कितना प्रतिशत आयु की समाप्ति, यानी भवन की आयु की समाप्ति पर हो जाना चाहिए, यानी कि जो सिंकिंग फंड का मान है वो हमारा जो है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि सिंकिंग फंड जो है जो सिंकिंग फंड होता है वो टोटल लागत का हमारा जो है 90% जो है अंत में जो है बचना चाहिए, कम से कम 90% हो जाना चाहिए। अगला है कि सिंकिंग क्वेश्चन नंबर देखिए 55 है कि सिंकिंग फंड होता है, तो सिंकिंग फंड यस बराबर होता है आर अपान में 1 प्लस आर के पावर एन माइनस 1, या फिर यस बराबर जो होता है कैपिटल स्मॉल यस, ये दिखा है ये वाला, और एक कैपिटल यस मल्टीप्लाई बाई आर अपान में 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। तो देखिए एन जो है हमारा यहाँ पे समय को दर्शा रहा है, आर जो है ब्याज की दर को दर्शा रहा है, और जो यस है तो वो दर्शा रहा है कि जब हमारा यानी कि अंतिम समय में कितना जो है हमारा सिंकिंग फंड जमा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि डिप्रिसिएशन की रेखीय विधि होती है। तो देखिए जो डिप्रिसिएशन यानी कि जो मूल्य ह्रास होता है उसकी जो रेखीय विधि होती है वो होता है डी बराबर सी माइनस वी अपान एन, यानी कि जो हमारा डी होता है ये एनुअली जो है डिप्रिसिएशन होता है, यानी कि वार्षिक डिप्रिसिएशन, यानी हर साल कितनी उसकी जो है मूल्य में गिरावट हो रही है, और सी जो है वहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट को दर्शा रहा है, एन जो है आयु यानी कि कितने साल की हमारी संरचना हुई है, और यहाँ पे जो वी है वो जो है स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जो गिरने के बाद हमें जो है कहने का मतलब मलबे का जो मूल्य मिलेगा उसको दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन ज्ञात करने की विधियां हैं। तो इसकी दो विधि है, पहला होता है रेखीय विधि जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है सिंकिंग फंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 59वां देखिए 58 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है कि किसी भवन का भूमि सहित कुल निर्माण व्यय कहलाता है, यानी भूमि सहित जो कुल निर्माण व्यय होता है वो हमारा आता है जो कैपिटल कॉस्ट यानी पूंजीगत लागत कहलाती है, कैपिटल कॉस्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जब किसी मजबूरी यानी कि दंगा झगड़ा या किसी कारण जो है हम अपने वर्तमान जो हमारा वर्तमान मूल्य से कम हो जाता है, कोई अगर हमारा भवन या संपत्ति वो अपने वर्तमान मूल्य से कम मूल्य की हो जा रही है तो इस मूल्य को हम लोग कहते हैं, तो इस मूल्य को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पे कबाड़ मूल्य गलत हो गया तो इसको बना लीजिएगा एक जो है डिस्ट्रेस वैल्यू, यानी कि हम लोग कह सकते हैं पीड़ित मूल्य, जिसे हम लोग कहते हैं पीड़ित मूल्य कहते हैं। यहाँ पे कबाड़ मूल्य गलत हो चुका है तो इसे बना लीजिएगा। आखिरी हमारा क्वेश्चन है 60वां कि किसी भवन
भवन की वर्तमान लागत यानी कि भूमि रहित बिना भूमि की जो लागत कहलाती है वो कहलाती है कैपिटल वैल्यू। यानी कि अगर भूमि सहित हमारी देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कैपिटल कॉस्ट, और भूमि के बिना अगर उसकी वर्तमान लागत देखेंगे तो हमारा कहलाएगा कैपिटल वैल्यू यानी पूंजीगत मूल्य। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है किसी चीज़ में तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि आप लोग ऐसी वीडियो और भी आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।